आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज में हैं, उनके लिए माइनर इलेक्टिव कोर्सेज के तहत एक माइनर इलेक्टिव का पेपर है जिसका कोर्स कोड है COMM COM 203 फाइनेंस एंड बैंकिंग कोर्स का नाम है या पेपर का नाम है। सत्र 2024-25 में जो भी विद्यार्थी 4th सेमेस्टर में थे उनके लिए इस पेपर का एग्ज़ाम जो हुआ था, उस पेपर में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में डिस्कशन किया, उसको सॉल्व किया, उसके आंसर्स को देखा। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत जो बाकी के 25 प्रश्न बचे हुए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उन प्रश्नों को देखेंगे, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, उस पर हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 26 दैट सेज दैट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आप किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? अंडर विच कैटेगरी विल यू क्लासिफाई रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम लोग RRBs के नाम से भी जानते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। तो ऑप्शन है आपके शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स। ए है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, बी है सहकारी बैंक, सी है निजी क्षेत्र बैंक या डी है विकास बैंक। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग करें रीजनल रूरल बैंक या रीजनल रूरल बैंक्स, जिसको RRBs के नाम से जानते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स are included in the second schedule of the RBI Act 1934 and it is a type of scheduled commercial bank। तो क्या होगा? scheduled commercial bank is the right answer। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हम लोग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में रखेंगे। तो इन दिस वे जो ए ऑप्शन था आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। इन बैंकिंग पैरेलेंस NPA स्टैंड्स फॉर, बैंकिंग भाषा में NPA का क्या मतलब है, NPA से क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस आर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नेट प्रोड्यूसिंग असेट्स, नेट परफॉर्मिंग असेट्स और नॉट प्रमोटिंग असेट्स। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, शुद्ध उत्पादक परिसंपत्तियां, शुद्ध परफॉर्मिंग असेट या गैर प्रचारित संपत्तियां। तो डियर स्टूडेंट्स, जो NPA होता है, NPA को हम लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है, दैट इज राइट ऑप्शन। NPA स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अभी होता क्या है, NPA आर असेट्स टिपिकली लोन, ऐसी परिसंपत्तियां होती जो कि अधिकांशतः लोन होती हैं, टिपिकली लोन, दैट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक्स बिकॉज द बारोवर्स हैज फेल्ड टू मेक शेड्यूल पेमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 90 डेज। अर्थात NPA के अंतर्गत, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के अंतर्गत वे परिसंपत्तियां लोन आती हैं जिसको जो लोन लेने वाला होता है वो उसको वापस जमा नहीं कर पाता और लगातार जो शेड्यूल है उसका जमा करने का जो EMI बना हुआ है वो 90 दिन तक वो जमा नहीं करता है लगातार। तो इसका मतलब मान लिया जाता है कि वो NPA की श्रेणी में चला जाता है। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स दैट इज NPA। सो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट डू यू मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस आर वॉशिंग द करेंसी नोट्स इन ए गुड लॉन्ड्री, करेंसी नोटों को अच्छी लॉन्ड्री में धोना, बी कन्वर्टिंग मनी ऑब्टेन्ड थ्रू इलीगल सोर्सेज इनटू लीगल मनी, अवैध स्रोतों से प्राप्त धन को वैध धन में परिवर्तित करना, सी है कीपिंग द मनी इन करेंसी चेस्ट्स या मुद्रा को तिजोरियों में, मुद्रा तिजोरी में पैसा रखना, एंड डी है सेंडिंग एक्सेस कैश टू अदर ब्रांच या अन्य शाखा में अतिरिक्त नकदी को भेजना। तो डियर जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड भी आपने सुना होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग मनी ऑब्टेन्ड थ्रू इलीगल सोर्सेज इनटू लीगल मनी, अर्थात अवैध स्रोतों से प्राप्त धन को वैध धन में परिवर्तित करना मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोत को छिपाने की एक प्रक्रिया है जो आमतौर पर विदेशी बैंकों
या वैध व्यवसायों से जुड़े हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से आपका जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स कन्वर्टिंग मनी ऑब्टेन्ड थ्रू इलीगल सोर्सेज इनटू लीगल मनी, या अवैध स्रोतों से प्राप्त धन को वैध धन में परिवर्तित करना मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देश में विदेशी मुद्रा का मुख्य भंडार है। द मेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द कंट्री आर, ऑप्शंस आर फॉरेन करेंसी असेट्स विदेशी मुद्रा संपत्ति, बी है गोल्ड स्टॉक या गोल्ड स्टॉक, सी इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स विशेष आहरण अधिकार, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो भारत में या हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा मुख्य भंडार होता है वह विदेशी मुद्रा संपत्ति के रूप में, गोल्ड स्टॉक के संबंध में और विशेष आहरण अधिकार, ये सभी होते हैं फॉरेन करेंसी असेट्स, गोल्ड स्टॉक, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो इस तरह जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन। उपरोक्त सभी देश में विदेशी मुद्रा का जो मुख्य भंडार है वो फॉरेन करेंसी असेट्स, गोल्ड स्टॉक, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये सभी हैं। सो इन दिस वे जो डी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट डज टी इन आरटीजीएस स्टैंड फॉर? आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है? ऑप्शन आर ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर, टाइम और टैक्स, लेन देन, स्थानांतरण, समय या कर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग आरटीजीएस का फुल फॉर्म जानते हो तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहाँ पे टी क्या है? टी स्टैंड फॉर टाइम। तो यहाँ पे सी है दैट इज द टाइम और समय, दैट इज द राइट ऑप्शन। और इसी तरह से एक आरटीजीएस के द्वारा पैसों का ट्रांसफर होता है, दूसरा नेफ्ट के द्वारा होता है। जो नेफ्ट होता है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सो आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड नेफ्ट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। द 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन आर आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई के गवर्नर का, उप गवर्नर का, वित्त सचिव का या वित्त मंत्री का। तो डियर जो 1 रुपये का नोट होता है, जो 1 रुपीज़ नोट होता है, इस पर जो है हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव जो होते हैं, इनका सिग्नेचर होता है। इन इंडिया 1 रुपी नोट is the only Indian bank note that bears the signature of the finance secretary, while other currency bears the signature of the RBI गवर्नर। अर्थात सिर्फ 1 रुपये का नोट ही एक ऐसा नोट है जिस पर वित्त सचिव का साइन होता है। इसके अलावा जितने भी नोट होते हैं सभी पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो इस तरह से 31st जो क्वेश्चन है उसका आपका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज फाइनेंस सेक्रेटरी या वित्त सचिव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32। बैंकिंग ऑम्बड्समैन सर्विसेज आर अवेलेबल टू, बैंकिंग लोकपाल सेवाएं निम्नलिखित के लिए उपलब्ध हैं। ऑप्शन आर आल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, या ऑल ऑफ द एबव। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो बैंकिंग लोकपाल है, बैंकिंग लोकपाल जो सेवाएं हैं, बैंकिंग लोकपाल सेवाएं बैंकिंग लोकपाल सेवाएं जो होती हैं ये जो है सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी, इन सभी के लिए होता है। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। बैंकिंग लोकपाल सेवाएं एक ऐसी योजना है बैंकिंग सेवाओं को संबंधित जिसमें ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक निःशुल्क व त्वरित मंच प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। बैंकिंग ओम्बड्समैन या बैंकिंग लोकपाल जो है इन सभी बैंकों के लिए है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। एनएवी स्टैंड्स फॉर, या एनएवी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएवी का मतलब होता है, ऑप्शन है नेट एक्चुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू या नेट एवरेज वैल्यू। शुद्ध वास्तविक मूल्य, शुद्ध वार्षिक मूल्य, शुद्ध संपत्ति मूल्य, शुद्ध औसत मूल्य। नेट स्टैंड फॉर नेट एसेट वैल्यू। क्या होता है? सी ऑप्शन, दैट इज नेट एसेट वैल्यू या शुद्ध संपत्ति मूल्य। एनएवी का मतलब होता है शुद्ध संपत्ति मूल्य और नेट एसेट वैल्यू। इट इज द कॉमन टर्म यूज्ड इन म्यूचुअल फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, दैट इज ईएफटीज। अर्थात म्यूचुअल फंड में ईएफटीज में इस टर्म का यूज होता है, एनएवी टर्म का। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू या शुद्ध संपत्ति मूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईएम, दैट इज निम। एनआईएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इन्वॉल्वमेंट मार्जिन, नेट इंटरनेशनल मार्जिन या नन ऑफ दीज। शुद्ध ब्याज मार्जिन, शुद्ध भागीदारी मार्जिन, शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मार्जिन या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, एनआईएम स्टैंड्स फॉर नेट इंटरेस्ट मार्जिन या शुद्ध ब्याज मार्जिन। तो इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन। एनआईएम इज कंप्यूटेड बाय कंपेयरिंग नॉट इंटरेस्ट इनकम विच पुट सिंपली इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस विथ एवरेज अर्निंग असेट्स। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज एग्जिम बैंक स्टैंड्स फॉर? एग्जिम बैंक का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस आर एक्स्ट्रा इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस। भारतीय अतिरिक्त आयात बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक या भारतीय निर्यात सूचना बैंक है, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो एक्सिम है, एक्सिम स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय निर्यात आयात बैंक। सो बी ऑप्शन जो आपका दैट इज राइट ऑप्शन। एक्सिम बैंक का मतलब होता है भारतीय निर्यात आयात बैंक या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36, म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय, म्यूचुअल फंड को विनियमित किया जाता है बाय, ऑप्शंस आर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक, प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो डियर जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड। यहाँ पे जो भारतीय शब्द है ये यहाँ पे होना चाहिए, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। म्यूचुअल फंड का विनियमित जो होता है वह भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड के द्वारा होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37, इन द टर्म कॉल्ड इज EMFI, व्हाट डू यू मीन बाय EM? EMFI नामक शब्द में EM से आपका क्या तात्पर्य है? तो डियर स्टूडेंट्स, EMFI ऑप्शंस जो हैं वो दिया हुआ मनी म्यूचुअल मैनेजिंग या मिसलेनियस, मनी म्यूचुअल मैनेजिंग या मिसलेनियस। और EMFI का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है दैट इज म्यूचुअल, दैट इज द राइट ऑप्शन। EMFI में जो यम शब्द है वो क्या है? म्यूचुअल को इंडिकेट करता है एंड EMFI स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38, इशूइंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इज ए कंपोनेंट ऑफ, क्रेडिट कार्ड जारी करना निम्नलिखित में से एक घटक है। कारपोरेट बैंकिंग का, माइक्रो फाइनेंस का, रिटेल बैंकिंग का या रूरल बैंकिंग। कारपोरेट बैंकिंग की सूक्ष्म खुदरा बैंकिंग या ग्रामीण बैंकिंग। तो डिस्कशन जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां जारी करती हैं अपने कस्टमर्स को, क्रेडिट कार्ड जारी करना एक खुदरा बैंकिंग का प्रकार है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग। इशूइंग ऑफ क्रेडिट कार्ड इज अ कंपोनेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग या खुदरा बैंकिंग। सो द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट हु इशूज ट्रेजरी बिल्स? ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? ऑप्शंस आर एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी कॉमर्शियल बैंक या ऑल ऑफ द एबव। राज्य और केंद्र का कोई भी सरकारी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कोई भी वाणिज्यिक बैंक या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो ट्रेजरी बिल जारी होता है, ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी होता है, वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में जारी करता है। सो बी ऑप्शन दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द राइट ऑप्शन। RBI एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज ट्रेजरी बिल्स। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स विल बी इशूड बाई, 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के निम्नलिखित द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन आर RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टिवली और नन ऑफ दीज। 1 रुपये का नोट जो है किसके द्वारा जारी होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्रीय और राज्य सरकार सामूहिक रूप से, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन इंडिया 1 rupee note and all coins are issued by the central government, especially the Ministry of Finance. RBI is responsible for issuing currency notes other than the 1 rupee note। अर्थात 1 रुपये के नोट को छोड़ करके बाकी नोटों को जो RBI जो है जारी करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट और सभी प्रकार के जो कॉइन्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जारी होती है। और केंद्र सरकार में इसके पहले हम लोगों ने भी पढ़ा भी था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर कौन साइन करता है? तो भारत सरकार के जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव होते हैं, वे जो है इस पर सिग्नेचर करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 रुपये के नोट और सभी कॉइन, सभी सिक्के जो है जारी होते हैं। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41, इन इंडिया फॉरेक्स रेट्स आर डिटरमाइंड बाय, भारत में विदेशी मुद्रा दरें किसके द्वारा निर्धारित होती है? फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। ऑप्शंस हैं डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज, इंपोर्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एक्सपोर्टर्स। मांग और आपूर्ति बलों के द्वारा, आयातकों के द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, निर्यातकों के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन इंडिया
फॉरेक्स रेट्स, जो फॉरेक्स रेट्स है या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है, दैट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, मांग और आपूर्ति बलों के द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा दरें निर्धारित होती हैं। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन इज एफडीआर का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस आर फिक्स्ड डेट रेट, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, फुल डेट रेट या फिक्स डिबेंचर रेट। फिक्स्ड डेट रेट, फिक्स्ड जमा रसीद, फुल डेट रेट या फिक्स्ड डिबेंचर रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, एफडीआर इज स्टैंड फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। एफडीआर का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट या फिक्स्ड जमा रसीद। सो बी ऑप्शन जो है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन, फिक्स्ड जमा रसीद या फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 43, which among the following does not decided by the RBI? निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? ऑप्शंस आर CRR, बेस रेट, बैंक रेट या रेपो रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? जो बेस रेट होता है, बेस रेट या आधार दर, यह आरबीआई के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। बेस रेट इज द minimum lending rate that commercial banks can charge with their customers. Actual base rate is determined by the individual commercial bank based on their own cost of funds. अर्थात जो बेस रेट होता है, आधार दर होता है, यह जो है सभी बैंक अपने द्वारा जारी, सभी बैंकों का अलग अलग होता है, बैंक अपने हिसाब से जारी करती है, वो आरबीआई के द्वारा जारी नहीं होता है। इंडिविजुअल बैंक अपने रेट को, लैंडिंग रेट को, किस दर पे वो उधार देगी, किस दर पे वो ऋण देगी, वही होता है उसका बेस रेट। उसी को हम लोग बेस रेट या आधार दर कहते हैं, और ये जो है सभी बैंक अपना अपना अलग अलग निर्धारित करती हैं। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, दैट इज राइट ऑप्शन। प्रश्न है कि कौन सा आरबीआई द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? तो CRR, बैंक रेट और रेपो रेट। CRR, बैंक रेट और रेपो रेट, ये सभी जो है किसके द्वारा निर्धारित? आरबीआई के द्वारा। लेकिन बेस रेट या आधार दर जो है बैंक इटसेल्फ अपना निर्धारित करती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44, हु इज इशूइंग लाइसेंस टू परफॉर्म इंश्योरेंस बिजनेस बाय बैंक्स? बैंकों को बीमा कारोबार करने के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है? ऑप्शंस हैं आपके आरबीआई, इरडा, सेबी या एलआईसी। डियर स्टूडेंट्स, बैंकों को बीमा कारोबार करने के लिए जो लाइसेंस जारी होता है वो होता है इरडा के द्वारा। किसके द्वारा? IRDA के द्वारा। और IRDA का मतलब क्या होता है? IRDA is the Insurance Regulatory and Development Authority of India. IRDA stand for the Insurance Regulatory and Development Authority of India. और IRDA जो है यही बैंकों को बीमा कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी करता है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है आपका, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45, CBS स्टैंड फॉर। CBS का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, सेंट्रल बैंकिंग सॉल्यूशंस और कोर बैंक सिस्टम। तो डियर CBS स्टैंड फॉर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। CBS क्या मतलब होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या कोर बैंकिंग समाधान। CBS refers to the centralized system used by the banks to manage their core operations such as account management, transactions and customer data. Now the next question, question number 46, प्रश्न संख्या 46, which of the following is not a primary function of a bank? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? ऑप्शंस है ग्रांटिंग लोन्स, कलेक्टिंग चेक्स, ड्राफ्ट्स, फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, CF फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड D इशूइंग बैंक ड्राफ्ट्स। ऋण देना, चेक ड्राफ्ट एकत्रित करना, आयात को सुविधाजनक बनाना या ड्राफ्ट को जारी करना। तो डियर जो बैंक के कार्य हैं, जो प्रश्न है कि कौन सा बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो ऋण देना, चेक ड्राफ्ट एकत्रित करना, ड्राफ्ट को जारी करने से भी बैंक के कार्य हैं। लेकिन फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, आयात को सुविधाजनक बनाना, आयात को, वस्तुओं का, गुड्स का आयात को सुविधाजनक बनाना जो है, यह बैंकों का कार्य नहीं है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बैंकों का जो प्राथमिक कार्य है वह ऋण देना है, चेक ड्राफ्ट एकत्रित करना है, ड्राफ्ट को जारी करना है। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47, Which is the first bank to get ISO certification? ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शंस हैं कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक या सिंडिकेट बैंक। तो डियर स्टूडेंट्स, ISO सर्टिफिकेशन वाला जो पहला बैंक है वो है हमारा कैनरा बैंक। कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक। इन 1996 में कैनरा बैंक बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर टोटल ब्रांच बैंकिंग फॉर इट्स
शेषाद्रिपुरम ब्रांच इन बेंगलोर, जो शेषाद्रिपुरम ब्रांच था बेंगलोर में केनरा बैंक का, उस बैंक ने जो है ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया 1996 में, और भारत का सबसे पहला जो है ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला बैंक केनरा बैंक बन गया था। अगला प्रश्न, इस तरह से आपका सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज कॉमर्शियल बैंक, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं है। ऑप्शन है आपके रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक, सी है फॉरेन बैंक या विदेशी बैंक, एंड डी इज कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक। तो डियर स्टूडेंट्स, वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत ये सभी आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र बैंक, विदेशी बैंक, लेकिन जो नहीं आता है वो कौन सा है, कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक। जो सहकारी बैंक है दैट इज द राइट ऑप्शन। कोऑपरेटिव बैंक्स आर एस्टेब्लिश्ड ऑन ए कोऑपरेशन बेसिस और कोऑपरेटिव बेसिस एंड बिलोंग्स टू देयर मेंबर्स विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग रूरल फाइनेंसिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग। तो इस तरह जो सहकारी बैंक है वे सभी जो है वाणिज्यिक बैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न है बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है। ऑप्शन है आपके RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा दैट इज BOB, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो डिस्टेंस हमारे देश में जो सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है वो कौन सा है, SBI है, भारतीय स्टेट बैंक है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और SBI या भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द टर्म स्मार्ट मनी रिफर्स टू, स्मार्ट मनी शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है ट्रेवलर्स चेक, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ऑल ऑफ द एबव। डियर स्टूडेंट, जो स्मार्ट मनी शब्द है, स्मार्ट मनी से अभिप्राय हमारा ट्रेवलर चेक, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इन सभी से है। सो जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। उपरोक्त सभी स्मार्ट मनी के अंतर्गत ट्रेवलर चेक भी आते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी आते हैं और क्रेडिट कार्ड्स भी आते हैं। तो इस तरह से जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों ने जो सत्र 2024-25 में 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए COM 203 फाइनेंस एंड बैंकिंग का पेपर आया था माइनर इलेक्टिव कोर्सेज के तहत, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 को पिछले क्लास में सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 को आज के इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने सॉल्व किया, प्रत्येक क्वेश्चन पे डिस्कशन भी किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी प्रश्न है वो आने वाले सेशंस में इस पेपर का यदि एग्जाम जो जब भी एग्जाम होगा तो उसमें ये सभी प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें, बेहतर कर सकें। और यदि आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।